नमस्कार, मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित कुमार। साथियों, आज मुलाकात में आपकी मुलाकात कराएंगे भारतीय जनता पार्टी के फिरोजाबाद से जिलाध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप लोधी जी से। मानवेंद्र प्रताप लोधी जी के बारे में आपको कहूँ, सत्ताधारी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी एक उपलब्धि ये है कि ये दलीय भावना से दूर हटके इनके संबंध सभी जातियों में और सभी दलों के लोगों के साथ लगभग इनके संबंध हैं। मानवेंद्र जी, मुलाकात में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैंने सही कहा ना आपके बारे में? जैसा जब मैं लोगों से आपके बारे में बात करी तो लोग बताते हैं कि आप उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनके संबंध सभी लोगों से हैं, नहीं तो लोगों में सत्ता का गुरूर आ जाता है। नहीं, देखिए, चूँकि मानवीय जीवन में स्वाभाविक है, देखिए, संबंध अलग चीज़ है। संबंध एक अलग होते हैं, राजनीति एक अलग पहलू है। राजनीतिक दृष्टि से हम भारतीय जनता पार्टी के पक्के सिपाही हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने हमें इस ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से मजबूत करने के लिए जो जिम्मेदारी हमको यहाँ संगठनात्मक दृष्टि से जिलाध्यक्ष के रूप में दी है, तो हम भारतीय जनता पार्टी कैसे ज़िले में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी कैसे यहाँ मजबूत हो, उस पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित रहता है और हम पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी को उच्च ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बिल्कुल इस ज़िले में कटिबद्ध हैं। मानवेंद्र जी, मैं चाहूँगा थोड़ा आपकी जो पॉलिटिकल अभी तक हिस्ट्री रही है, कहाँ से आपने राजनीति शुरू करी, उस पर थोड़ी सी बात हो जाए। देखिए, जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र में हमारी सहभागिता का प्रश्न है, तो सन 1991 में हमारे पिता प्रोफेसर केपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से पहली बार जसराना विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी भी उस विधानसभा क्षेत्र में पहली बार चुनाव लड़ी थी। अच्छा। तो सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते मैं सहयोगी की दृष्टि में उनका हमेशा राजनीतिक सलाहकार और राजनीतिक सहभागिता उनके साथ हमेशा मेरी रही है। सन 1991 में फादर हमारे चुनाव लड़े। उसके बाद सन 1993 में पार्टी ने पुनः उपचुनाव मतलब समयावधि से पहले चुनाव हुआ, तो फिर पार्टी ने हमारे फादर को चुनाव यहाँ लड़ाया, प्रत्याशी बनाया। 1993 में बसपा गठबंधन होने के नाते चुनाव फादर हमारे हारे। 1996 में पिताजी को न लड़ा के यहाँ अनीता राजपूत जी को चुनाव लड़ाया था, हम लोग सब उनके साथ रहे। उसके बाद 2002 में फिर पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह जी ने उस समय राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई हुई थी जी, वो भी चुनाव लड़ रही थी। वोट के बंटवारे में चुनाव फिर हारे। उसके बाद 2007 में यह विधानसभा क्षेत्र जसराना जनता दल यूनाइटेड से उस समय गठबंधन हुआ था जी, और चुनाव चिन्ह तीर हुआ करता था। तो जसराना की सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में चली गई और यहाँ रामपाल सिंह यादव उस समय चुनाव लड़े थे 2007 में। 2007 जी। 2012 में पार्टी ने मुझसे आग्रह किया था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन मैं उस समय चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं था। मैंने मना किया था कि सब मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2017 के चुनाव के लिए 2016 में व्यक्तिगत फिर मैंने अपनी राजनीति जो प्रारंभ की, वो एक मैंने कहा आपको एक सहयोगी के नाते फिर जो अपनी व्यक्तिगत राजनीति प्रारंभ की, वो 2014-15 से मैंने फिर राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव का जो फैसला था आपका, वो बाबूजी की वजह से, यानी कि आपके पिताजी की वजह से था कि आपका भी कुछ उस समय हम वैचारिक तालमेल था? 1991 में 90 में पापा भारतीय जनता पार्टी में साथ आए थे, बाबूजी के सानिध्य में। बाबूजी उनको भारतीय जनता पार्टी में लेके आए थे। तो मैं उस समय छात्र जीवन था। तो मैं उसी समय से, जब फादर राजनीति भारतीय जनता पार्टी की कर रहे थे, तो एक स्वयंसेवक, वैसे मैं कक्षा 3 में जब पढ़ता था तब मैंने सबसे पहले ध्वज प्रणाम किया था। अच्छा। और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक उस समय कक्षा 3 में? हाँ, कक्षा 3 में। हमारे घर के पीछे ही दीक्षित जी थे, शाखा लगाते थे और हम शाखा में जाते थे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की व्यक्तिगत, चूँकि बताऊँ 1996 में मैंने MSc एग्रीकल्चर से किया है, MSc AG
और वो भी चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर का मैं छात्र रहा हूँ। और एकेडमिक आपको बता दूँ, हाई स्कूल से पूरा मतलब शुरुआत से हर मेरा एकेडमिक थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा है। मतलब पढ़े लिखे नेता। अपने जो क्लास रहती थी उस क्लास में हमेशा मैं अपने टॉपर रहा हूँ। MSc CSE कानपुर से करने के बाद फिर मैंने कोई आज दिन तक किसी भी सरकारी गैर सरकारी नौकरी के लिए मैंने कभी कोई आवेदन नहीं किया। 96 से मेरा विजन था व्यापार, और 1999 में आके मैंने अपने ही ट्रेड का व्यापार, एक सीड प्रोसेसिंग का प्लांट, अच्छा, इस समय देख रहे हैं आप, ये सीड प्रोसेसिंग का प्लांट मैंने उस समय 1999-2000 में स्थापित किया था। सर्टिफाइड फाउंडेशन सीड बनाता हूँ मैं। और ये गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, यूपी सीड सर्टिफिकेशन कॉरपोरेशन, उससे एफिलिएटेड ये प्लांट है। तब से व्यवस्थित व्यापार में मैंने व्यापार किया है। 1999-2000 में ये सीड प्रोसेसिंग का प्लांट लगाया। उसके बाद 2004 में ये पीछे आप देख रहे हैं KP सिंह कोल्ड स्टोरेज, इसकी स्थापना की। उसके बाद इसका एक्सटेंशन किया। 2001-2002 में एक गन हाउस की दुकान, उस समय माननीय राजनाथ सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय हमें वो दुकान भी मिली। वो दुकान आज भी चल रही है राजपूत गन हाउस के नाम से। फिर 2015-14 में यहाँ अपने जिस प्रतिष्ठान पे हम बैठे हैं, यहाँ से 800 मीटर की दूरी पर एक भारत पेट्रोलियम का एक फिलिंग स्टेशन है, KP सिंह एंड सन्स फिलिंग स्टेशन के नाम से। फिर 2017 में एक कोल्ड स्टोर हमने मक्खनपुर पे और लगाया अपने मदर के अच्छा नाम पे, कुसुमलता एंड सन्स फूड प्रिजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड, वो मक्खनपुर के पास जखारा गांव पे है। तो व्यापार सेटअप में रहे। व्यक्तिगत राजनीति हमने 2015-16 में अपनी प्रारंभ की, और भारतीय जनता पार्टी से एक प्रत्याशिता, मतलब भारतीय जनता पार्टी से मुझे प्रत्याशी बनाया जाए जसराना विधानसभा क्षेत्र में 2017 के चुनाव में मैंने पार्टी से निवेदन किया था, और निवेदन में मैं कामयाब नहीं हुआ। और उस समय बहुजन समाजवादी पार्टी से हमारे दल में शामिल हुए थे राम गोपाल लोधी जी, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया और वो चुनाव जीते। 2018 में पार्टी ने मुझे संगठन की जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष की मुझे दी। और उसके बाद 2019 में जब संगठनात्मक चुनाव दोबारा से हुए, तो उसमें फिर से मुझे रिपीट करके यह पुनः जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दी। अध्यक्ष जी, अब बात करते हैं आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, 5 साल पूरे होने वाले हैं योगी जी की सरकार को, क्या उपलब्धि रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, चूँकि हमारे जो संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तो इनका एक स्वप्न था अंत्योदय। समाज में सबसे निचले पायदान पर जो गरीब व्यक्ति बैठा है उसका चिंतन कैसे हो, उस चिंतन को ध्यान में रखकर हमारी चाहे केंद्र में सरकार रही हैं चाहे प्रदेश में सरकार रही हैं, हमेशा उस चिंतन को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है। तो आप देख रहे हैं कि उसी आधार पर आज विकास के क्षेत्र, मतलब एक सहयोग के क्षेत्र में विकास का क्षेत्र हमारा अलग रहा। गरीब को चाहे मुफ्त में राशन देने का काम हो, वो भी इस कोरोना की महामारी जो इस समय भी अभी पूर्णतः ये विश्व नहीं निकल पाया है, लेकिन आपने देखा कि उस समय जो स्थिति पैदा हुई, उस स्थिति में गरीब को मुफ्त में अनाज राशन देने का काम केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार के द्वारा अलग अलग महीने में 2 बार राशन मिलता है। उसके अलावा जो हमारी गांव देहात गरीब जो माताएं थीं, बहनें थीं, जो धुएं से परेशान थीं, उनको उज्ज्वला गैस का कनेक्शन देने का काम, या स्वच्छता मिशन के तहत, अगर देखिए आप पहली बार इस देश में अगर स्वच्छता की बात की है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो 15 अगस्त पर लाल किले की 4 दीवारी पर उन्होंने सबसे पहले इस देश के आम नागरिक को स्वच्छता के लिए जगाने का काम किया। उसके तहत स्वच्छता योजना के तहत
घर घर शौचालय बनाने का काम एक सांकेतिक रूप है जिससे लोग जागरूक हों। ऐसा नहीं, मैं अब इस चीज़ को महसूस भी कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ तो लोग जागरूक हैं अब स्वच्छता के लिए। फिरोजाबाद को विशेष क्या मिला? देखिए, पर्टिकुलर एक ज़िले की बात करें आप तो ज़िले के हिस्से में जो चीज़ आती हैं वो आती हैं, लेकिन कोई भी योजना, जैसे जहाँ मैंने आपको कहा एक आम जनमानस, उसके बाद आप आएँ इस प्रदेश की जो स्थिति, जो यहाँ स्थानीय दल जो सरकार में रहे 1989 के बाद से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोटे छोटे से कालखंड में आई, लेकिन उस छोटे कालखंड में विकास संभव नहीं है। यह मंडल की राजनीति के बाद जो छोटी पार्टियां, हाँ, जो स्थानीय राजनीति में छोटे छोटे जो दल आए, उससे इस प्रदेश का बेड़ा गर्क हुआ। सपा बसपा के रूप में रोटियां तवे पे उल्टी सीधी सिकती रहीं और ये प्रदेश बहुत मतलब बदतर स्थिति में चला गया। इन 4.5 वर्ष में अगर आप देखें, जो काम आज़ादी के बाद से नहीं हुआ वो इन 4.5-5 वर्ष में पूर्ण हो रहा है। अदे जी, जैसे आप देखें भाई, इस प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 13 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज चूँकि देश की आबादी, इस प्रदेश की आबादी जिस गति से बढ़ रही है, इसलिए इस देश को मूलभूत व्यवस्थाओं में जो कोरोना में हमने देखी है कि स्वास्थ्य के प्रति जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, स्वास्थ्य की सेवाएं जब तक हम आम जनमानस को नहीं देंगे, उस ओर माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्ण ध्यान है। हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, उसको जब तक हम व्यवस्थित शिक्षा नहीं देंगे, ये मूलभूत 2 व्यवस्थाएं, सुविधाएं जब तक हम अपने आम जनमानस को नहीं देंगे, स्वास्थ्य की उस क्षेत्र में विशेष ध्यान देकर, देखिए मेडिकल, मैंने 13 मेडिकल कॉलेज थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज हैं। प्रदेश सरकार का मुख्य जो उद्देश्य और मुख्य जो टारगेट है, प्रत्येक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, जिससे हम ये कहते हैं कारीगर, भाई जब तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम व्यवस्थित पढ़े लिखे डॉक्टरों को नहीं बना पाएंगे, जनरेट नहीं कर पाएंगे, तब तो हम स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दे पाएंगे? जी अध्यक्ष जी, अभी आपने देखा जब कोरोना आया तब भी फिरोजाबाद में जो देखा गया, उसके बाद अब हाल ही की बात कर ली जाए तो जो डेंगू की वजह से जो समस्याएं रही, कितने बड़े स्तर पर लोग लगभग हर परिवार के लोगों को समस्या हुई। देखिए, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाएं कभी सरकारें तो लाती नहीं हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं में भी जो डेंगू, आपने अब तक जो देखा कि डेंगू से मौतें नहीं होती थी जी। अब आप डॉक्टर से बात करें तो वो डेंगू का जो अलग से वेरिएंट आया है, अलग से जो वायरस आया है, उससे जो ग्रसित हुए हैं टेस्टिंग में वो अलग आते हैं। नहीं, व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना। पूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ऐसा नहीं है व्यवस्थाएं नहीं उपलब्ध कराई गई। व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई गई तो आप आंकड़ा जिला अस्पताल से, मेडिकल कॉलेज से या अन्य हमारे जो अपने इस जनपद में CSC हैं, PSC हैं, उनसे आप डाटा उठा के देखें कितने लोग एडमिट डेंगू से पीड़ित हुए, कितनी टेस्टिंग हुई, कितने लोग पॉजिटिव उससे पाए गए, कौन से वेरिएंट से कितने थे, किस वेरिएंट से कितने थे। मैक्सिमम मौतें आप देखें तो सिंपल जो डेंगू रहता था उससे नहीं हुई, जो अलग से इस बार वेरिएंट आया उससे मौतें ज़्यादा हुई। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बात कर ली जाए तो ऐसा कौन सा विशेष योगदान रहा इस क्षेत्र के लिए? देखिए, इस क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए। देखिए, अगर आपने देखा हो तो आप पूर्व में विद्यालयों की पोजीशन देख लें और आज में विद्यालय की पोजीशन देख लें। आज प्रत्येक शिक्षक समय से विद्यालय पहुंचता है, समय से विद्यालय को बंद करता है। जहाँ तक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम है, वो सरकार के द्वारा, आज गांव में आप जाएं तो अलग से विद्यालय नज़र आ जाता है कि हाँ ये प्राइमरी विद्यालय है। तो ऐसा नहीं, उस विद्यालय में लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, यह सब व्यवस्थाएं सरकार व्यवस्थित रूप से अध्यक्ष जी उपलब्ध करा रही है। आपको नहीं लगता कि आपके ज़िले के जो नए लड़के पढ़ के निकलते हैं उन्हें दिल्ली पढ़ने ना जाना पड़े? कोई बच्चा जब 12th करता है, 12वीं के बाद उसे अपना बजट बनाना पड़ता है 10 से 15 हज़ार रुपये महीने की व्यवस्था कि वो दिल्ली जाके पढ़े। कि आपके क्षेत्र में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत खुल रही हैं,
कोई ऐसा संस्थान हो जहाँ ये गरीब के बच्चे पढ़ सकें, दिल्ली ना जाना पड़े इनको, जो रहने का खाने का खर्चा है वो खर्चा बचे इनका। देखिए, आपने अभी 2 माह हुए हैं अलीगढ़ में जी जो हमारे शिरोमणि राजा थे जी महेंद्र प्रताप सिंह, जाट महेंद्र प्रताप सिंह जी, उनके नाम पर एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, क्योंकि ये सारा पूरा जो जितना भी आपके एडेड विद्यालय हैं या सेल्फ फाइनेंस अनएडेड विद्यालय हैं, वो सब आगरा यूनिवर्सिटी पर डिपेंड थे। जी तो एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाने का काम प्रदेश सरकार ने किया है, उसका शिलान्यास हो चुका है। जी जी फर्स्ट उसमें करीब 400 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत हुआ है, निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो एक तो बहुत सारे जो लोड आगरा यूनिवर्सिटी पर रहता था, अम्बेडकर विश्वविद्यालय पर, इसका नाम अब अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, उस पर रहता था, वो एक तो बटेगा। उसके अलावा ऑटोनोमस सेल्फ यूनिवर्सिटी की मान्यता उसे मिली है, कोई भी कोर्सेज वो खोल सकते हैं और वहाँ कोर्सेज खुलेंगे। अध्यक्ष जी, और बात कर ली जाए मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं तो मैं प्रदेश और देश की भी बात कर सकता हूँ। जिस तरीके से अभी छात्रों के लिए समस्या हुई, यूपी टेट का पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया, और भी पूर्व में पेपर लीक हुए, तो ये भी सरकार की विफलता ही है कि पेपर लीक हो रहा है। छात्रों को, कोई छात्र जाता है चल के, रात को रुकने की उसकी व्यवस्था, बहुत सारी समस्याओं से आती है। देखिए, प्रदेश बहुत बड़ा है जी, सरकार व्यवस्थाएं बनाती है, लेकिन सरकार को असली चलाने वाले हमारे प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं। व्यवस्थाएं, उनकी मॉनिटरिंग का काम सरकारें करती हैं। तो इस व्यवस्था में देखिए बहुत बड़ा है, मैंने कहा हमारे सरकारी कर्मचारी बहुत हैं, लेकिन चूँकि बहुत बड़ी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में चुनिंदा 1-2 लोग गलत निकल आए, उससे प्रशासन भी बदनाम होता है। तो आप मुख्य चीज़ देखिए, पेपर लीक हुआ, तुरंत पकड़ा गया, लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत तत्काल से उसी फीस पर, उसी एडमिट कार्ड पर पुनः 26 तारीख को परीक्षा कराने की घोषणा की है। कहीं भी किसी से आई कार्ड दिखाने पर यात्रा शुल्क नहीं लिया जाएगा, व्यवस्थित। तो देखिए, एक पारदर्शी, नहीं तो लीक हो जाता, पता ही नहीं। ये तो देखिए कुछ बैड एलिमेंट्स रहते हैं, उसके लिए सरकार बिल्कुल तत्पर है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए। ऐसी कार्रवाई होगी, मैं निश्चित बताता हूँ आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी को भली बात जानता हूँ कि उन्होंने जब जो फैसला कड़ाई वाला लिया है, तो लोग आश्चर्यचकित हुए हैं कि ये आगे कभी भी और कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा कि हम पेपर लीक करें। जसराना की सड़कें हैं, जसराना का बाईपास गए हैं आप? एक्चुअली बताऊँ, जसराना का बाईपास वहाँ स्थानीय मुद्दा है, वहाँ कुछ किसानों की भूमि के मुआवजे का क्वेश्चन है, तो वो कोर्ट भी चले गए, तो वो थोड़ा सा कोर्ट में चले जाने से पेंडेंसी हो गई है। ऐसा नहीं, मामला सुलझेगा, बनेगा, बाईपास भी बनेगा। जिलाधिकारी महोदय से अभी हमने कहा है कि चूँकि वो मूलभूत सड़क जो पुरानी जिस स्थिति में थी, उससे गड्ढा मुक्ति कराने का उसका वो किया है। बहुत जल्दी गड्ढा मुक्ति के उसमें जो मूल सड़क थी वो सड़क बन जाएगी। जहाँ तक चौड़ीकरण का सवाल है, जो किसान मुआवजे की मांग को लेके कुछ कोर्ट भी चले गए एक्चुअली उसमें, तो वो प्रस्ताव पुनः बन के बजट स्वीकृत होके बाईपास तो बनना ही है। अध्यक्ष जी, थोड़ा व्यक्तिगत सवाल करूं, मानवेंद्र प्रताप सिंह की जी जसराना विधानसभा का नेतृत्व करने की कुछ इच्छा है? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी का जो आदेश होता है उस आदेश का हम लोग पालन करते हैं। तो जो प्रदेश नेतृत्व पार्टी जो आदेश निर्देश समय पर जिस समय जैसा करती है उसका पालन करते हैं। पार्टी कोई निर्देश देगी कि आपको ऐसा करना है तो वैसा करेंगे। इच्छा है? देखिए, राजनीति में कभी इच्छा पूर्ण नहीं होती है क्या? राजनीति के क्षेत्र में जब आप हैं तो स्वाभाविक है इच्छाएं हमेशा और रहनी चाहिए। हर राजनेता के स्वभाव में है और हर राजनीति की इच्छा होती है कि वो उच्च स्तर पर राजनीति में पहुंचे, इसमें कोई बुराई नहीं है। आज की जो परिस्थिति है,
अभी विपक्ष में आपको सबसे बड़ा चेहरा या सबसे बड़ा दल कौन सा लगता है? देखिए सही मायने में तो देखें विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष है ही नहीं, है कहाँ है विपक्ष है। अब दूसरे नंबर का चेहरा बनने के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, दूसरे और नंबर का चेहरा बनने के लिए कांग्रेस प्रयासरत है आपस में। अध्यक्ष जी, विपक्ष आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी वो पिछड़ों की वजह से बनी। पिछड़ों का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन पिछड़ों को वो सम्मान नहीं मिल पाया। ये विपक्ष ऐसा आरोप ये लगाता कैसे कहेंगे आपके पिछड़ों को सम्मान नहीं मिल पाया? है। वो ये कहते हैं कि डिप्टी सीएम बना दिए, लेकिन सम्मान नहीं मिल पाया उनको। नहीं, कैसे नहीं मिल पाया? कहते हैं, वो तो कहते हैं कि स्टूल पे बैठा दिया उनको। नहीं, कैसे स्टूल बैठा दिया? वो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं जी, क्या लगता है सम्मान मिला है? ये देखिए, पूरा सम्मान मिला है, पूरा सम्मान मिला है। अभी आपने केंद्र में जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ 13 जी जी पिछड़ी जाति के मंत्री बनाए गए। अभी आपने देखा होगा अभी 4 विधान परिषद में जी लोग भेजे गए, वो भी अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के सब लोग थे। नहीं, वो ये कहते हैं अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, वो आप भली भांति उससे परिचित हैं। जिस साथ में तेन जी के हाँ विस्तार में एक ब्राह्मण चेहरा, बाकी ओबीसी और एससी के चेहरे थे। नहीं, वो ये कहते हैं कि पद तो दे देते हैं, देखिए लेकिन भारतीय जनता ताकत पार्टी नहीं देते। नहीं, देखिए ताकत, देखिए हर व्यक्ति की अपनी एक क्वालिटी होती है, अपनी उसकी एक क्षमता होती है, तो वो क्षमता का जो प्रदर्शन करता है वो दिखता है, ऐसा नहीं दिखते। और जहाँ तक देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस आधार पर काम करती है। आप भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे कहीं कोई एक परिवार आपको नज़र नहीं आएगा। जो हमारे स्थानीय दल हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आप देख रहे हैं 30 वर्ष से लगातार एक परिवार के बीच में दोनों ही क्षेत्रीय दल समेट के रह गए। अब आप आ जाए राष्ट्रीय दल पर। आज़ादी के बाद भाई कांग्रेस की स्थापना आज़ादी से और पहले हुई जी, भाई, कांग्रेस नहीं कांग्रेस की स्थापना की। तो आज़ादी के बाद से एक परिवार से कहीं आपने अलग हटके कभी कांग्रेस को देखा है क्या? गांधी परिवार से में ही कांग्रेस आज भी सिमटी हुई है। आज़ादी को आज हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और कांग्रेस अभी 75 वर्षों में एक परिवार से बाहर निकल के नहीं आ पाई। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आपने देखा कि कहीं किसी एक परिवार में सिमट के रह गई हो? लेकिन कई लोग हैं, कई बड़े परिवार हैं जो जुड़े रहे हैं बराबर राजनीति से। जैसे अनुराग ठाकुर को ले लीजिए आप, जो केंद्रीय मंत्री हैं, और वसुंधरा राजे को ले लीजिए। नहीं, ऐसे कई परिवार हैं। ये कहता हूँ परिवार है, मानता हूँ मैं। देखिए राजनीतिक उसमें देखिए विरासत, जब परिवार में राजनीति होती है तो विरासत में चलती है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा परिवार है जो अकेला एक ही निर्णय करता हो, पार्टी को पूरी को सेंट्रलाइज किया हो? भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कोई भी डिसीजन होता है वो सामूहिक होता है, हाँ, ये बैठ के होता है, कभी एक परिवार में नहीं होता। लेकिन अब लोग कहने लगे, विपक्ष आरोप लगाता है कि अब डिसीजन 2 ही जगह से आ रहा है। देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, उनको कहाँ से पता है? वो हमारे दल में है क्या वो हमारी जब भी संगठनात्मक कोई बैठक होती है या कोर कमेटी जब बैठती है, क्या बैठते हैं वो? ये तो हम लोग जानेंगे कि डिसीजन कहाँ से आ रहा है। जी अध्यक्ष जी, अब मैं थोड़ा आपसे आपकी पसंद जानना चाहूँगा, ख़त्म करूँगा उससे पहले। जी, फेवरेट टीवी चैनल कौन सा है? कौन सा चैनल देखते हैं? देखिए आज की व्यस्तता में व्यवस्थित मैं न्यूज़ नहीं देख पाता हूँ। शाम को लेट आवर्स में मेरी वर्किंग समाप्त होती है। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का सुबह सुबह आदत है। सुबह उठ के सबसे पहले फ्रेश होके मैं 3 अखबार, अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान मंगाता हूँ। तीनों को 1 घंटे समय देता हूँ। न्यूज़पेपर से पढ़ता हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं बताऊँगा आपको, मेरी वर्किंग में लेट आवर्स की वर्किंग है। मैं घर 11 बजे पहुँचता हूँ घर। नहीं, मैंने देखा आज, बाकी सोशल मीडिया पे सुबह से अपडेट रहता हूँ मैं। आपको देखा, आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, लोगों की सुनवाई, लोग आ जाते हैं। नहीं, देखिए कार्यकर्ता हैं, अब भारतीय जनता पार्टी का हम संगठन चला रहे हैं तो कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी रहती हैं, तो समस्याओं का निराकरण भी करने कौन करेगा? हमारे जनप्रतिनिधि करते हैं या हम करते हैं।
तो वो रहती है सुबह की वर्किंग में। वही सुबह का समय है, थोड़ी सी सुबह की दिनचर्या में भाई सुबह व्यक्ति का उठना, मैंने कहा नहीं अखबार में 1 घंटे लगाता हूँ, जलपान करके टिफ़िन हमेशा अपनी गाड़ी में रखता हूँ, क्योंकि उस समय भोजन जल्दी में नहीं होता। फिर अब वो टिफ़िन मेरा खुलेगा गाड़ी में 1 बजे के आसपास, जहाँ भी व्यवस्थित होऊंगा वहाँ भोजन कर लेता हूँ। आज के नेताओं में फेवरेट लीडर कौन सा है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप की कोई कमी नहीं है। जो हमारी लीडरशिप पूरी है, योगी जी, वो मोदी सब जी। हमारी फेवरेट है, सब फेवरेट है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जैसे हम ये कहें जो अपर नेतृत्व है वो बिल्कुल इस समय काबिल तारीफ है, सब प्रशंसा करने हैं। अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? नहीं, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, तो भाई राजनीति सब करते हैं। जी मानवेंद्र जी, बहुत बेबाकी से आप जवाब देते हैं, खुल के जवाब देते हैं, और अब मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं तो हम काफ़ी सारे मुद्दों पर बात भी कर लेते हैं, नहीं तो लोगों से नहीं कर पाते हैं। नहीं, कोई नहीं। तो अध्यक्ष जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको नेतृत्व करने का मौका मिले और आप विकास कराएं। और लास्ट मेरा सवाल कि सरकार बन रही है? बिल्कुल, मतलब सरकार बनी ही नहीं रही। जो पिछले समय भारतीय जनता पार्टी की 315 सीटें आई थी, 10 सीट हमारी सहयोगी दल की थी, 325 सीटें आई थी। मैं निश्चित कहता हूं, जो मेरा अपना एनालिसिस है, उस एनालिसिस में भारतीय जनता पार्टी इस बार सहयोगी दलों के साथ 350 सीटें लेके आएगी। जो किसान आंदोलन है उसका कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, किसान आंदोलन आप सही मायने में देखें तो वो भी एक राजनीतिक पहलू है। किसान कहीं कोई आंदोलन नहीं कर रहा। मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने माना है कि कुछ किसानों ने कि वैसे कुछ किसान तो कहा है उन्होंने तो कुछ कि कानून वापस लेने पड़े। वही कुछ किसान है। तो देखिए, किसान मोदी तो है ना? देखिए, मोदी जी का अपना व्यक्तिगत कोई एजेंडा नहीं है। मोदी जी हमेशा देश हित में काम करते हैं, जनहित में काम करते हैं। किसानों की मांग थी, कोई नहीं, बिल वापस ले लिया, पुनः उस पर चर्चा होगी, जो सुधार किसानों की मांगे होंगी वो सुधार करके पुनः फिर सदन में बिल पेश किया जाएगा, पुनः फिर लाए जाएंगे। देखिए, हमने क्या कहा, अपने लिए काम नहीं करते आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जनहित में, इस देश के हित में जो निर्णय लेते हैं, देश के हित में और जनहित में लेते हैं। ऐसा नहीं किसान कानून वो कोई खराब था, कुछ एक आध चीज़ें थी जो किसान चाहते थे, उसे वैसे ही भाई, जहाँ तक समर्थन मूल्य का था, समर्थन मूल्य आप देखिए, जब से 2014 और 2017 में प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कुछ समर्थन मूल्य खरीदना वो पार्टी का राज्यों का अपना अलग विषय है। तो 2017 से जब से योगी जी की सरकार बनी है, आप प्रतिवर्ष देखिए कौन सी जिन्स हमें आप एक उठा के दे दें कि प्रतिवर्ष उसका समर्थन मूल्य न बढ़ाया गया हो। यही तो वो कह रहे हैं कि कानून बना दीजिए उस पर। नहीं, कानून बना दीजिए, नहीं बन पाया तो बन जाएगा, क्या दिक्कत है, बन कानून जाएगा। बनना चाहिए। नहीं, देखिए, अब बिल तो वापस ही हो गया है, पुनः चर्चा होगी सदन में, क्या चर्चा होगी, लोगों की किस पे सहमति आएगी, सहमति आएगी तो बन जाएगा। भाई हमारी सरकार तो उसको पीछे कहाँ, भाई हर जिन्स को हर वर्ष बढ़ा रही है। उसका प्रतिफल ये है कि आज खुदरा बाजार में भी आप गेहूँ देख लीजिए, इस समय समर्थन मूल्य से ज़्यादा रेट में ओपन मार्केट में बिक रहा है। हमने आज दिन तक, जब से हम होश संभाला है, कभी भी हमने सरकारों को गेहूं के अलावा कोई दूसरी जिन्स खरीदते हुए नहीं देखा। आज आप देखिए, सरकार गेहूं के साथ मक्का, बाजरा, धान, सरसों, कोई ऐसी जिन्स नहीं है जिसको नहीं। जी, अब हम ख़त्म करते हैं हमारा कि मुलाकात के साथ आपको बातचीत करके कैसा लगा? नहीं, आपके साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छे आपने क्वेश्चंस किए, बहुत अच्छे सवाल किए। पहली मुलाकात है आपसे, और मैं भी आपके और आपके इस चैनल की मतलब उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप इस क्षेत्र में, चूँकि देखिए कहीं ना कहीं मीडिया को राजनीति का भाई समाज का चौथा स्तंभ जो कहा जाता है, तो उसमें बेबाकी से पारदर्शिता के साथ जी जो कहीं ना कहीं थोड़े से, देखिए आपको एक्सेप्ट करना होगा, कहीं ना कहीं कुछ थोड़े से लोग जो वाइसनेस जी मतलब एक मतलब उसमें भी राजनीति को इन्वॉल्व करके, ऐसा नहीं हो। अगर आप जैसे अच्छे लोग निकलें और इस चौथे स्तंभ को चौथे स्तंभ की तरह खड़े रखें, हम ये तो सोचते हैं कि बिल्कुल निष्पक्षता से
अपना काम करते रहें। अगर बुराई को भी ख़त्म करना है तो खुद बुरे बन के नहीं ख़त्म कर सकते, उसके लिए आपको सही होना पड़ेगा। तो हमने ये कोशिश करेंगे कि हम सही होकर ईमानदारी से काम करें और खरे उतरेंगे। मतलब पूरी धर्म, समाज, जी, जातीयता, क्षेत्रवाद, इन चीज़ों से हट के। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के फिरोजाबाद से जिलाध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने बिल्कुल बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। साथियों, मुलाकात को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें आगे काम करने का हौसला मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मुलाकात। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।